Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. लास्ट वीडियोस में हमने करोजन टॉपिक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने करोजन के डेफिनेशन, करोजन के टाइप्स, उसको अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली। साथ ही हमने उसका मैकेनिज्म भी पढ़ा। लेकिन एज एन इंजीनियर अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको करोजन होने नहीं देना है मेटालिक चीज़ों का, या हमें उस करोजन की रोकथाम करनी है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द करोजन, जिसमें से कुछ मेथड्स हमारे सिलेबस में ऐड की गई है, जो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम करोजन, जिसके तहत हम डिफरेंट प्रोटेक्शन मेथड्स पढ़ेंगे। हमारी जो पहली प्रोटेक्शन मेथड है उसका नाम है हॉट डीपिंग टेक्निक। हॉट डीपिंग टेक्निक, जिसमें हम कुल 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले मेथड का नाम है गैल्वेनाइजिंग एंड सेकेंड मेथड इज टिनिंग। हॉट डीपिंग टेक्निक में हम 2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, एक है गैल्वेनाइजिंग और दूसरा है टिनिंग। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम कौन से मेथड के बारे में पढ़ेंगे? गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स, जब भी गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइज या गैल्वेनिक ऐसा शब्द आता है, ऐसा वर्ड आता है, तो आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि दिस गैल्वेनाइज या गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनिक, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू विच मेटल? जिंक मेटल। कौन से मेटल से रिलेटेड है ये? जिंक मेटल। तो इस गैल्वेनाइजिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजिंग में हमें जो बेस मेटल है, जिसका हमको करोजन से प्रोटेक्शन करना है, उस मेटल के ऊपर हम कौन से मेटल का कोटिंग चढ़ाते हैं? जिंक मेटल का कोटिंग जो है वो चढ़ाते हैं। ठीक है। और ये जो कुछ भी प्रोसेस है ये तब की जाती है जब जिंक होता है मोल्टन स्टेट में। मतलब पहले जिंक को पिघलाया जाएगा, वो मोल्टन स्टेट में जाएगा, और वो मोल्टन लिक्विड फिर हम हमारे बेस मेटल के सरफेस के ऊपर चढ़ाते हैं, जिसके वजह से हम अंदर वाले जो आयरन बेस मेटल या स्टील का बेस मेटल बेस स्ट्रक्चर हमारे पास है, उसका हम करोजन से क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन या रोकथाम हम उसकी कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है, the process of coating molten zinc। ये चीज़ आपको याद रखना है कि गैल्वेनाइजिंग में हम कौन से मेटल का कोटिंग चढ़ाते हैं? जिंक ऑन द सरफेस ऑफ बेस मेटल to protect it from corrosion, is called as galvanizing। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग। बहुत ही आसान से डेफिनेशन है कि हमें बेस मेटल के ऊपर किसका कोटिंग चढ़ाना है? मोल्टन जिंक का। किस लिए? ताकि हम उसका कोरोजन से बचाव कर सके। उस मेथड को कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। अब हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस होती कैसे है। तो सपोज हमारे पास आयरन की या स्टील की एक शीट है और उसका हमको गैल्वेनाइजिंग करना है। तो गैल्वेनाइजिंग करने के लिए हमें सबसे पहले वो जो कुछ भी शीट है उसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ जंग चढ़ा हो, या कुछ धूल मिट्टी लगी हो, या फिर उसके ऊपर ऑयल ग्रीस ऐसा कुछ मटेरियल लगा हुआ हो, जिससे गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हम सबसे पहले उसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे सपोज ये हम हॉरिजॉन्टल व्यू में एक डायग्राम ले रहे हैं, ये हमारी शीट है, ठीक है, आयरन की शीट है। इसको सबसे पहले क्लीन करने के लिए हम इसको डालते हैं एक सोल्यूशन में, जिसको कहा जाएगा डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है। ये गैल्वेनाइजिंग की इंडस्ट्री होती है, उस इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक सब रोलर सिस्टम होती है, शीट आती है, और अब वो शीट कौन से सोल्यूशन में जा रही है? डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन में हम उसको डाल रहे हैं, जिसको हमने रखा है कौन से टेम्परेचर पे? 60 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये डाइल्यूट H2SO4 में जब ये शीट जाएगी तो उसके ऊपर अगर कुछ धूल वगैरह है तो वो सब उसमें साफ हो जाएगी। उसके बाद इसको फिर से दूसरी बार डाला जाता है एक वॉशिंग बाथ में, दूसरे एक केमिकल में डाला जाता है, जिसका नाम है जिंक
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ZnNH4Cl, जिंक अमोनियम क्लोराइड नाम के सोल्यूशन में उसको डाला जाता है ताकि उसके ऊपर अगर कोई ग्रीस लगा है, कोई ऑयली मटेरियल या ऑयली लेयर परत वगैरह लगी हुई है तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। अब ये शीट जो है जो इसमें से बाहर निकलेगी ये पूरी तरह से साफ़ हो गई है, लेकिन जो कि वो सोल्यूशन में से बाहर आई है वो जो है अभी गीली है। तो अब हमको उसको क्या करना है, ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए हम उसको कौन से चैम्बर में से पास करते हैं, ड्राइंग चैम्बर में से। कौन से चैम्बर में से पास करते हैं हम उसको, ड्राइंग चैम्बर। इस तरह से ये ड्राइंग चैम्बर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम हॉट एयर जो है वो अंदर डालेंगे और ये एयर के माध्यम से ये जो कुछ भी शीट है ये ड्राई हो जाएगी और यहाँ से एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अब ये ड्राइंग चैम्बर, इसको हमने नाम दिया ड्राइंग चैम्बर। तो ड्राइंग चैम्बर में से हमारी शीट जो है वो ड्राई होके क्या हो गई है, बाहर निकल के आ गई। अब हमारा मेन जो है वो स्टेप होता है कि हमको उसके ऊपर कौन सा कोटिंग, किसका कोटिंग चढ़ाना है, मोल्टन जिंक का। तो अब हम ये जो कुछ भी शीट है इसको हम डालते हैं मोल्टन जिंक के टैंक में, ठीक है। यहाँ पे हमने जिंक मेटल जो है उसको मेल्ट करके रखा है। तो ये क्या है, इट इज़ मोल्टन जिंक, इट इज़ मोल्टन जिंक, जिसको हमने मेंटेन रखा है एट द टेम्परेचर 425 to 460 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने उसको रखा है। तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। अब ये शीट जो है ये मोल्टन लिक्विड में से, मोल्टन जिंक में से जब बाहर निकलेगी तब इसके ऊपर जो है वो किसका कोटिंग चढ़ जाएगा, जिंक का कोटिंग जो है वो चढ़ जाएगा। लेकिन ये जो कोटिंग है इट इज़ अनइवन, कहीं पे ज़्यादा लग जाएगा, कहीं पे कम लग जाएगा। तो अब उस कोटिंग को हमको क्या बनाना है, इवन बनाना है। तो इवन करने के लिए ये जो कुछ भी शीट है ये किस में पास की जाती है, रोलर सिस्टम, इसको कहते हैं रोलर सिस्टम। तो रोलर्स में से जब हम इसको पास करेंगे तो जो एक्सेस ऑफ जिंक है वो एक्सेस ऑफ जिंक क्या है, यहाँ पे नीचे जमा हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से जब शीट बाहर निकलेगी तब उसके ऊपर जिंक की कोटिंग जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, ऊपर से और नीचे से, दोनों तरफ से। देन अब जिंक तो उसके ऊपर अटैच हो गया है, लेकिन अब हमारी लास्ट ड्यूटी ये बची है कि उस जिंक को हमको उसके ऊपर परमानेंटली अच्छे से पक्के से अटैच करना है। तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप की प्रोसेस की जाती है जिसे कहा जाता है एनेलिंग, जिसे क्या कहा जाता है, एनेलिंग। तो यहाँ पे ये ऐसे एक एनेलिंग चेम्बर रहेगा और ये एनेलिंग चेम्बर में क्या करते हैं, एकदम से उसको सडनली हीट करते हैं और सडनली उसको कूल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज एनेलिंग एंड दिस एनेलिंग इज डन एट द टेम्परेचर 650 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कुछ भी जिंक है ये जिंक इसके ऊपर परमानेंटली अच्छे से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो जब हमने इस असेंबली में हमारी शीट डाली थी तब वो आयरन की शीट थी, ठीक है, तब वो आयरन की शीट थी या फिर स्टील की शीट थी। लेकिन जब ये इस पूरे प्रोसेस में से ये शीट बाहर निकलेगी तो अंदर से तो वो आयरन की ही शीट है, लेकिन अब उसके ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ गया है तो उसको कहा जाता है गैल्वनाइज्ड शीट। अब उसे क्या कहा जाएगा, गैल्वनाइज्ड शीट। तो ये कंप्लीट हो गया है प्रोसीजर, कौन से मेथड का, गैल्वनाइजिंग मेथड का, जिसमें हम बेस मेटल के ऊपर किसका कोटिंग चढ़ाते हैं, मोल्टन जिंक का कोटिंग जो है वो चढ़ाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वनाइजेशन या गैल्वनाइजिंग प्रोसेस, जिससे हम अंदर वाला जो हमारा बेस मेटल है उसका करोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब हमारे माइंड में ये सवाल आ सकता है कि हम जिंक मेटल का ही कोटिंग क्यों करते हैं। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिस मेटल का पोजीशन ऊपर होता है वो हमेशा एनोड बनता है और उसका करोजन होता है, और जिस मेटल का पोजीशन नीचे होता है वो हमेशा कैथोड बनता है और उसका प्रोटेक्शन होता है। तो इसी के आधार पे हम इस मेथड का क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांटेज। हम इस मेथड का क्या पढ़ने वाले हैं, एडवांटेज, कि इस मेथड का फ़ायदा क्या है। तो इस मेथड का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल एडवांटेज ये है कि ये जो कुछ भी जिंक की लेयर हम इस बेस मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर चढ़ा रहे हैं, ये लेयर अगर किसी कारणवश ब्रेक भी हो जाती है, टूट जाती है या क्रैक भी हो जाती है तो भी अंदर वाले मेटल का करोजन नहीं होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि अगर लेयर ब्रेक हो गई तो भी अंदर वाले मेटल का करोजन नहीं होगा, तो वो हम समझते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे एक शीट ली है, हमने क्या की है, एक शीट ली है। इस तरह से हमारे घर में रूफिंग शीट होती है, ठीक है, इस तरह से रूफिंग शीट, छत के ऊपर जो शीट डालते हैं
अब पहले के ज़माने में वो शीट जो है वो आयरन की ही आती थी, लेकिन अब वो गैल्वेनाइज शीट आती है, मतलब अंदर से वो आयरन मेटल की रहेगी, लेकिन उसके ऊपर किसका कोटिंग चढ़ा हुआ होता है, जिंक का, क्योंकि अब वो कौन सी शीट है, गैल्वेनाइज शीट। तो ये जिंक जो है इस आयरन का करोजन से क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। अब ये 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, किसी कारणवश क्या हो गया कि इसके ऊपर ये जो जिंक का कोटिंग है इसमें कुछ क्रैक डेवलप हो गई। क्या डेवलप हो गई, क्रैक डेवलप हो गई। अब अगर क्रैक डेवलप हो जाती है तो ये जो अंदर का आयरन है ये एक्सपोज हो गया, मतलब ऊपर कोटिंग जिंक मेटल की है लेकिन ये अंदर का आयरन जो है वो क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अब ऐसे कंडीशन में वहाँ पे हवा चलती है, पानी आता है, बारिश आती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो गई, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन में पढ़ा था कि वहाँ पे 2 डिफरेंट मेटल्स होंगे और कोई सोल्यूशन अगर आता है तो करोजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये हमको डिसाइड करना है कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक और आयरन की पोजीशन देखते हैं तो जिंक की पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है और आयरन की पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ है, नीचे है। अब हमने ये पढ़ा है कि जिसकी पोजीशन ऊपर रहेगी वो हमेशा बनता है एनोड और जिसकी पोजीशन नीचे रहेगी वो हमेशा क्या बनता है, कैथोड। ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी पोजीशन ऊपर रहेगी वो हमेशा क्या बनेगा, एनोड, और जिसकी पोजीशन नीचे रहेगी वो हमेशा क्या बनेगा, कैथोड। फिर मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया है कि जो एनोड बनता है उसी पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब उसका हो जाता है करोजन, उसका क्या हो जाता है, करोजन। और जो कैथोड बनता है वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होती है तो उसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जिंक जो है वो एनोड बना है, तो अगर करोजन होगा तो किसका होगा, जिंक का, और प्रोटेक्शन होगा तो किसका होगा, आयरन का। ठीक है, मतलब जब तक जिंक की लेयर अच्छी थी, पूरी इंटैक्ट थी, आयरन के सरफेस को पूरा कवर करके थी, तब भी वो जिंक जो है वो अंदर के आयरन मेटल का प्रोटेक्शन करता था। और अगर किसी कारणवश वो लेयर ब्रेक भी हो जाती है, अंदर का आयरन एक्सपोज भी हो जाता है, तो भी ऐसे कंडीशन में भी जिंक एनोड बनके करोजन होगा तो जिंक का ही होगा, अंदर वाले बेस मेटल मतलब आयरन का करोजन नहीं होगा। तो ये इसका क्या है, एडवांटेज। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मतलब जिंक जब तक अच्छा था तब तक भी अंदर वाले मेटल का करोजन से रोकथाम कर रहा था, और अगर वो ब्रेक भी हो जाता है तो भी वो अंदर वाले मेटल का क्या करता है, प्रोटेक्शन ही करता है। तो ये इस मेथड का क्या है, एडवांटेज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक इज हैविंग कैसा पोजीशन, अपर पोजीशन, जिंक इज हैविंग अपर पोजीशन, हेंस it becomes anode and get corroded and iron get protected। और जो बेस मेटल वाला आयरन है उसका क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जिसका पोजीशन ऊपर होता है वो हमेशा क्या बनता है, एनोड, जिसका पोजीशन नीचे होता है वो हमेशा क्या बनता है, कैथोड। जो एनोड बनता है उसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड बनता है उसके ऊपर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन। और हमें ये भी पता है कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या हो जाता है, करोजन, और जहाँ पे रिडक्शन होता है उसका क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन। तो ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जिंक जब तक अच्छा है तब तक भी वो अंदर वाले मेटल का प्रोटेक्शन करता है, और किसी कारणवश वो लेयर ब्रेक भी हो जाती है तो भी करोजन होगा तो जिंक का ही होगा, आयरन का करोजन नहीं होता। ठीक है, तो ये अब हमने इसका एडवांटेज देख लिया। अब हम इसका देखते हैं डिसएडवांटेज और इसके यूजेस। हाँ, तो अब हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का जो है वो पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेज मतलब इसके क्या नुकसान है। डिसएडवांटेज, तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि गैल्वेनाइज किए हुए कंटेनर्स में हम एसिडिक फूड स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, आप लोगों को पता होगा
कि बहुत सारे जो फूड मटेरियल है वो मेटालिक कैन में अवेलेबल है, जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, पेप्सी है, कोका कोला, तो कांच की बोतल में तो आते ही है, लेकिन कभी कभी वो छोटी छोटी कैंस में भी अवेलेबल होते हैं। उसके बाद जो अचार हम बोलते हैं, तो अचार भी कांच की बरनी में भी आते हैं, और कुछ कुछ अचार जो है वो मेटालिक कैन में भी आते हैं। देन जूस जो होते हैं वो भी कैन में आते हैं। लेकिन अगर वो जो कुछ भी यूटेंसिल है उसके ऊपर हमने कौन सा प्रोसेस किया हुआ है, गैल्वेनाइज प्रोसेस किया हुआ है, मतलब किसका कोटिंग चढ़ा हुआ है, जिंक का, तो ऐसे कंटेनर में हम एसिडिक फूड स्टोर करके नहीं रख सकते। अब आपको लगेगा कि फूड में कैसे एसिड होगा, तो हाँ होता है ना फूड में एसिड। जैसे कि आप लोगों को पता है लेमन, लेमन मतलब नींबू, नींबू जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद जो दही हम बोलते हैं, दही मतलब कर्ड, है ना, दही, उस दही में जो होता है वो कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड नाम का एसिडिक एसिड होता है। उसके बाद कुछ कुछ फूड मटेरियल होते हैं उसमें टारटारिक नाम का एसिड होता है, टारटारिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। देन ये जो सिट्रिक एसिड है उसी को ही एस्कॉर्बिक एसिड भी जो है, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कहा जाता है। तो ये सब मटेरियल जो है ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि लोहे की अगर कोई कटोरी है और उसमें अगर आपने क्या रख दिया, दही रख दिया, तो वो दही खाने के लायक रहता है क्या, नहीं, वो कैसा तो भी काला पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो उस लोहे के साथ रिएक्ट करता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर हम हमारे फूड में एसिड प्रेजेंट है, किसी भी प्रकार का हो, साइट्रिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, टार्टरिक एसिड हो, तो ये एसिड जो है अगर वो गैल्वेनाइज कंटेनर में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, जिंक, तो जिंक के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद कुछ पॉइजनस कंपाउंड जो है वो बनाता है। और ऐसे कंपाउंड अगर हम कंज्यूम करते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग जो है वो हो सकता है। ठीक है, इसीलिए गैल्वेनाइज कंटेनर में, मतलब जिसके ऊपर जिंक का कोटिंग चढ़ा हुआ है, ऐसे किसी भी कंटेनर में हम कोई भी टाइप का एसिडिक फूड जो है वो स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। तो हर डिसएडवांटेज में मैं लिख रही हूँ कि गैल्वेनाइज्ड containers are not used for storing acidic food। ठीक है, अब एसिडिक फूड जो है उसमें क्या क्या आ सकता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, उसके बाद पिकल्स, अचार जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद कर्ड मतलब दही, उसके बाद जूस। तो इन सबको स्टोर करने के लिए हम गैल्वेनाइज कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं, वो भी मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ आपको। बिकॉज द जिंक ऑफ गैल्वेनाइज्ड कंटेनर का जो जिंक होता है, कंटेनर reacts with acids of food, फूड में जो एसिड होता है उसके साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, एंड फॉर्म सम पॉइजनस कंपाउंड which can causes फूड पॉइजनिंग, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ऐसा फूड अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, और कुछ मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं। तो ये जो है ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का क्या है, डिसएडवांटेज है। अब फाइनली हमको गैल्वेनाइज प्रोसेस के क्या पढ़ने हैं, यूजेस, कि हम ये गैल्वेनाइज्ड मटेरियल जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग, कि गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के कौन से यूजेस होते हैं। तो बहुत ही आसान है बेटा। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल। जैसे कि अभी एग्जांपल देते समय एडवांटेज में मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो रूफिंग शीट्स हम डालते हैं
कोई कोई लोग होते हैं ना कि अपने घर में छत की जगह पे वो लोग टीन डालते हैं, तो अगर वो सिर्फ लोहे की टीन रहेगी तो बारिश की वजह से या हवा के असर की वजह से वो बहुत जल्दी जंग पकड़ सकती है। तो आजकल जो है वो वैसी लोहे की टीन्स नहीं डाली जाती है, मतलब अंदर से वो लोहे की ही होती है, लेकिन वो शीट होती है गैल्वेनाइज शीट, मतलब उसके ऊपर कौन सा मेटल का कोटिंग होता है, जिंक का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके यूजेस में, टू प्रोटेक्ट आयरन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लाइक रूफिंग शीट्स उसको कहा जाता है रूफिंग शीट्स। उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, कोई अपना पुराना प्लॉट वगैरह रहता है तो उसके आजू बाजू में कंपाउंड जो है वो दीवार वाली कंपाउंड ना बांधते हुए ऐसे तार जो है, तार का कंपाउंड जो है वो बांधते हैं। अब वो सिल्वर कलर का वायर दिखता है, सिल्वर कलर की वो तार दिखती है, तो मतलब वो सिल्वर का होता है कि तार नहीं, वो अंदर से आयरन का होता है, क्योंकि आयरन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है, लेकिन उसका जंग चढ़ सकता है जल्दी से, इसलिए उसके ऊपर जो है वो कौन सा मेटल का कोटिंग होता है, जिंक मेटल का कोटिंग जो है वो होता है। और उस वायर को कहा जाता है फेंसिंग वायर। उस वायर को क्या कहा जाता है, फेंसिंग वायर। कंपाउंड डालने के लिए, फेंस डालने के लिए जो वायर यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज फेंसिंग वायर। उसके बाद आपने अपने घर में भी देखा होगा कि बकेट्स होती है, सिल्वर कलर की जो है वो बकेट्स होती है, तो अंदर से वो जो बकेट्स है वो आयरन की होती है, लेकिन उसके ऊपर कौन से मेटल का जो कोटिंग चढ़ा हुआ होता है, जिंक मेटल का कोटिंग जो है वो चढ़ा हुआ होता है। ऐसे ही इंडस्ट्री में अलग अलग मशीन्स जो होती है उसका करोजन से प्रोटेक्शन करने के लिए हम कौन सी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो गई गैल्वेनाइजिंग मेथड। इसमें हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन था कि बेस मेटल का करोजन से प्रोटेक्शन करने के लिए हम उसके ऊपर जिंक मेटल का कोटिंग चढ़ाते हैं, मोल्टन जिंक का, तब उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। फिर डायग्राम के माध्यम से हमने गैल्वेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ा। पहले उसको क्लीन किया जाता है, फिर ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको मोल्टन जिंक में पास किया जाता है, एक्सेस ऑफ जिंक स्क्वीज आउट किया जाता है, और एनेलिंग प्रोसेस करने के बाद हमको एक गैल्वेनाइज शीट जो है वो मिलती है। देन हमने उसका एडवांटेज पढ़ा। एडवांटेज ये था, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, जब तक जिंक की लेयर अच्छी है तब तक भी अंदर वाले आयरन का प्रोटेक्शन होगा, और किसी कारणवश वो जिंक की लेयर ब्रेक भी हो जाती है तो भी अंदर वाले आयरन का प्रोटेक्शन ही होगा। उसका हमने डिसएडवांटेज पढ़ा कि हम गैल्वेनाइज कंटेनर में एसिडिक फूड स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, पॉइजन बनाएगा, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और इसके यूजेस है कि हम रूफिंग शीट्स का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, फेंसिंग वायर का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, घर में जो बकेट्स होती है उसके ऊपर भी गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस किया होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टीनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, और ओरली मैं आपको इसका असाइनमेंट भी बता देती हूँ कि आपको गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में जानकारी अपने असाइनमेंट के कॉपी में लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।